हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और सब लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई एक नई दिशा में त्वरित रूप से चल रही होगी। अपने कंटिन्यूटी को आप लोग मेंटेन भी किए होंगे। इसी कंटिन्यूटी के मेंटेनेंस में मुझे अति प्रसन्नता के साथ इस बात की हम सबको आगाह करना चाहते हैं और सबको एक बार सूचना भी देना चाहते हैं कि दोस्तों, सक्सेस चाहने वाला अगर सफलता की चाह है तो सफलता आपके दरवाज़ों को अवश्य आकर के खटखटाती है। आज मैं अति प्रसन्नता के साथ एक बात आपके सामने इस वीडियोज़ के माध्यम से थोड़े समय के लिए आपको मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मैं आपको एक बात समाप्त करना चाहूँगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे भांजे का यूएस बेस्ड कंपनी में सिलेक्शन हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। तो इसकी प्रसन्नता मुझे दिल से है और मैं चाहूँगा कि इसकी प्रसन्नता आपके लिए भी होना चाहिए और आप भी उसे बधाई के पात्र समझ करके उसे बधाई अवश्य दें। और इस सफलता से आपको भी मोटिवेशन लेना चाहिए कि वाकई में सक्सेस एक दिन अगर सफलता की चाह है और सफलता के पीछे हम अपने आप को पागल किए हुए हैं। मेरे पागलपन का सेंस ये है कि हम उसको पाने के लिए रात दिन को मैंने एक किया। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह मेरा भांजा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता था क्योंकि सफलता यह सच है कि समाज के साथ जुड़ करके कभी भी इंसान अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकते हो, बट जिस पढ़ाई के माध्यम से आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो, उस पढ़ाई में पढ़ते वक्त समाज से आपको कटना ही पड़ेगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा भांजा। मैंने उसको देखा कि वो कभी भी इस टाइप की दिवाली हो, छठ पूजा हो या कोई भी शादी का भी घर में फंक्शंस हो, उसमें उसका पार्टिसिपेशंस ना के बराबर रहा, बिल्कुल ही नहीं आया। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बन के निकला कि सक्सेस को प्राप्त कैसे किया जाता है, क्योंकि सफलता बलिदान मांगती है और बलिदान आसानी से किसी को प्राप्त भी नहीं होता। तो इसलिए बलिदान हर कोई नहीं दे सकता है ना दोस्तों। और दोस्तों, सफलता भूख मांगती है। अगर दोस्तों सोचो कि आपके अंदर भूख रहेगा तो क्या आप पूरी रात सो जाओगे क्या? ये भूख आपको सोने नहीं देगी। अगर आपके अंदर सफलता की भूख होगी ना तो आप रात में आराम से सोओगे नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप भूख है ही नहीं, अर्थात आपका पेट भरा हुआ है तो पूरी रात आराम के नींद सोओगे। इसलिए पहले अंदर अपने भूख पैदा करिए और भूख सफलता की पैदा करिए। निश्चित ही सफलता आपके चरण पर आकर के आपके चरणों को चूम करके जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो मुझे लगता है आपको बहुत प्रेरणा मिला होगा और इसी प्रेरणा के साथ आप लोग इस क्लास की शुरुआत करिएगा। और आज भूगोल का 4th लेक्चर आपके समक्ष में रख रहा हूँ। दोस्तों, हमेशा मोटिवेट रहा करिए। मोटिवेशंस कैसे मिलता है? मोटिवेशंस के लिए मैंने आपको बोला था, अकेला होने की कोशिश करिए। पढ़ते वक्त, पढ़ाई के टाइम कोई भी सामाजिक संबंधों का एक जाल मत फैलाइए, नहीं तो सक्सेस से बहुत विरक्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। सफलता आपके दरवाजे पे आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपका सामाजिक दायरा इतना बड़ा है कि आप उन लोगों के लिए ज़्यादा टाइम देते हो और यहाँ पर कम टाइम देते हो। क्यों ज़रूरत है आपका सोसाइटिकल एस्पेक्ट्स बढ़ाने का? सक्सेस को गेन करो, सोसाइटिकल एस्पेक्ट्स आपका ऐसे ही एक्सपेंस कर जाएगा, क्योंकि आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि आप एक सक्सेस कैंडिडेट के रूप में उसके सामने रहोगे। तो जब ये चाहते हो दोस्तों, तो अभी आपको कटना पड़ेगा और अपने अंदर भूख पैदा करिए दोस्तों, क्योंकि भूखा इंसान कभी रात में सो ही नहीं सकता। पूरी रात उसको परेशानी होगा, जगेगा, उसका पेट भूखा रहेगा। इसलिए भूख पैदा करना है आपको। अगर भूख है तो आप सो नहीं सकते, और सो नहीं सकते तो अपने सफलता के लिए रात और दिन को सोचते रहोगे, और उस भूख को मिटाने के लिए आप रात दिन एक कर करके पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ते हुए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हमने ज्योग्राफी के सेगमेंट में आपको मैंने पीछे कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने समझाया था। जो भी मेरे भाई पहली बार अगर यूट्यूब सेगमेंट्स में अगर आप लोगों ने मेरे से जुड़ा है तो मेरी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें, तभी यह लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी होंगी, उस बैक्स लेक्चर्स को आप पहले देख करके यहाँ पर उपस्थित हों। आइए दोस्तों, हम टॉपिक
शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, जिस इंडिया की मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, उस इंडिया के स्टडी का एक सामान्य परिचय कैसे होता है, और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते समय आपको प्रथमतः किन बातों को ध्यान देना चाहिए। सिनॉप्सिस फॉर्म मतलब संक्षिप्त नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में आपकी संक्षिप्त नोट्स ही, सिनॉप्सिस फॉर्म ही आपकी सक्सेस द्वार तक लेके जाती हैं। इतनी मोटी ग्रंथ बना करके वकालत की फाइल करने नहीं ले जाना है कि केस देख के खोलना है, आपको वहाँ खोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लगभग 10 से 15 पेज की नोट्स होना चाहिए भूगोल का, 10 से 15 पेज की नोट्स होना चाहिए इतिहास का, ताकि हम त्वरित उसको रिवाइज कर सकें, अपने दिमाग माइंड मैप में एंट्री करा सकें और एग्ज़ाम हॉल में जाके अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो उसी क्रम में मैंने एक छोटा सा फॉर्म बनाया, लेकिन इस छोटे से फॉर्म में जितने मैंने पीछे लेक्चर लिया उस पूरे लेक्चर का सिनॉप्सिस फॉर्म है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत है। भारत का यह पूरा विस्तार कितना है, यह भारत विश्व का कितना जगह कवर करता है, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत विश्व में अर्थात भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है, 263 वर्ग किलोमीटर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर है। यह भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% कवर करता है। आपको याद रखना होगा, क्षेत्रफल के अनुसार से इतना है और परसेंटेज के हिसाब से 2.43% कवर एरिया को करता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, इसी के तहत मैंने आपसे बात किया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, मेरे पिछले लेक्चर को आप देखिएगा, बहुत बृहद तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि अक्षांश क्या होता है। तो इसीलिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार के तहत मैंने मुख्य भूमि की बात किया है। मुख्य भूमि सहित भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है। और मैंने बताया था कि दोनों उत्तर ही क्यों है, क्योंकि भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश के आधार पर दोस्तों उत्तर में है और देशांतर के आधार पर भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो मैंने बताया था कि देशांतर के साथ अर्थात लॉन्गिट्यूड के साथ हमेशा ईस्ट या वेस्ट लिखा हुआ आएगा और लैटिट्यूड के साथ हमेशा नॉर्थ या साउथ लिखा हुआ आएगा। तो अगर उत्तर लिखा है तो यह तो अक्षांशीय विस्तार होगा ना। तो आपको बात तो समझ में आ चुकी होगी। अगर द्वीपों सहित पूछ दिया मेरे दोस्तों, द्वीपों सहित का मेरा सेंस क्या है, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, आपको खुद पता है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स का लास्ट जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित मेरा इंदिरा पॉइंट है, अगर उससे भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछने लगे तो ये तो परिवर्तित नहीं होगा ना, लेकिन ये तो बदल जाएगा, क्योंकि नीचे तक हमारा इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट के साथ पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। आपको कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा। तो मेरे दोस्तों, इस मैप के थ्रू आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। आइए दोस्तों, इसी पर हम कुछ और बात कर लेते हैं। हमने समझाया था अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। अगर अक्षांश रेखा की संख्या पूछेगा तो 179। आपको मैंने अंतर समझाया था। प्लीज़ मेरे पिछले लेक्चर को आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा वास्ट है। आइए दोस्तों, अक्षांश रेखा की संख्या पे भी मैंने बात किया था 179 और अक्षांशों की संख्या पे भी मैंने बात किया था 181। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अब मैंने भारत का देशांतरीय विस्तार भी मैंने चर्चा किया था और मैंने बताया था देशांतर के साथ हमेशा ईस्ट या वेस्ट लिखा हुआ आएगा, लेकिन भारत देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फेयर की चर्चा यहाँ मैंने किया है। इसलिए भारत का देखो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में अवस्थित है। क्या आपको दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं दोस्तों, इसको कई बार रिवीजन मोड में लेके आइएगा, आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है दोस्तों। देशांतर रेखा एक 180 डिग्री वेस्ट में थी, 0 डिग्री के इधर और 0 डिग्री के उधर भी थी। जैसे यहाँ पर आप समझो कि जैसे मान लो मैंने देशांतर रेखा की बात किया था, तो मैंने आपको बोला था ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। इसी को GMT कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी को विश्व मानक समय रेखा भी कहते हैं। तो इसके इधर वाले क्षेत्र को 180 डिग्री वेस्ट और इधर वाले क्षेत्र को 180 डिग्री ईस्ट कहते हैं। तो यही तो देशांतर रेखा है मेरे दोस्त।
तो आपको ये बात समझ में अवश्य आ चुकी होगी कि 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट अर्थात कुल देशांतरों की संख्या सर 360 होता है। इतने में किसी भी बालक को कोई दिक्कत होगा, आपको लग रहा होगा कि सर आप आज फास्ट चल रहे हैं। रीज़न मेरे दोस्तों इसलिए है क्योंकि गाड़ी, आप खुद सोचो, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे घर के छत पर आना चाहते हो और रात्रि का समय है, लाइट बंद है, और मैं बोलूँ कि मेरे सीढ़ी पर आप खूब तेज़ चलो, तो आप चल पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका उस पर अनुभव नहीं है। और ध्यान से सुनना, अगर उसी सीढ़ी पर मुझे चलने के लिए कहा जाए तो हम आंख मूंद के भी, रात में लाइट भी ना हो, हम दौड़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मेरा रिवीजन उस पर कई बार हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसलिए फास्ट चल पाया उस सीढ़ी पर क्योंकि वो मेरी अपनी इसलिए बन गई क्योंकि मैंने रात दिन उसको रिवीजन के मोड में लेके आया। रात दिन मैंने उस पर चला, इसलिए मैं आंख मूंद के भी, रात में लाइट न होने के बाद भी मैं दौड़ते हुए उस सीढ़ी को पार कर जाऊँगा। और आप अंधेरे रात में एक एक पैर कैसे रखेंगे, बार बार आपको डर लगेगा कहीं गिर ना जाए। तो रीज़न क्या है मेरे दोस्तों? तेज़ चलने का मेरा मतलब क्या है? क्योंकि मैंने आपको पीछे कई बार रिवीजन कराया था, इसलिए तेज़ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बात तो समझ में आ गई? अपनी सीढ़ी और दूसरे की सीढ़ी में अंतर होता है, ठीक है ना? तो इतनी दिक्कत कोई नहीं। अब देखो, भारत एशिया का एक राष्ट्र है, एशिया की एक कंट्री है, और एशिया के किस भाग में अवस्थित है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का भाग है। और दक्षिण एशिया का एक संगठन चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षेस। हिंदी में दक्षेस होता है और इंग्लिश में सार्क होता है, SAARC, सार्क। तो सार्क कंट्री किसका समूह है? भारत जिसमें अवस्थित है, अर्थात दक्षिण एशिया में अवस्थित है। और जब भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित है तो मेरे दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का यह समूह है सार्क। तो आप लोग कहेंगे सर सार्क के बारे में बता दीजिए। दोस्तों हर संगठन को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर मैं सार्क को ही खोलने लग जाऊं तो ज्योग्राफी से तो मैं हट जाऊंगा, लेकिन आपको मैंने सूचना देने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर कलेक्शंस को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया कि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भारत अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण और देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर सर पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन भारत महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार से कहाँ है? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का एक संगठन बना जिसे हमने सार्क कहा। ठीक है दोस्तों, बोलो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अब ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों इसका मैंने समझा चुका था कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, यह भारत, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने % लोग निवासरत हैं? अगर विश्व की जनसंख्या 100% है तो उस 100% का 17.5% भारत में लोग रहता है। यह 2011 की जनगणना का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो प्रश्न आपसे एक वनडे लेवल की एग्जाम में इतनी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको पता होगा कि भारत में जनसंख्या, विश्व की कितने नंबर की जनसंख्या यहाँ भारत में रहती है। तो सर प्रतिशत के अनुसार से तो सर बता दिया आपने कि 17.5% भारत में रहती है। और विश्व की भूमि का भारत के पास कितना भूमि है? तो 2.43%। अंतर समझ लीजिएगा दोस्तों, लैंड कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा, इसलिए यह 17.5% है। और पहले नंबर पर जनसंख्या के आधार पर चीन है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। तो जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत की स्थिति क्या है? सर दूसरे नंबर की। पहले नंबर की क्या है सर? चीन है। आपको इतनी बात तो ये तो बेसिक्स चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको फास्ट लेके जा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में इतने पॉइंट्स तो आ चुके होंगे। यस सर इतने आ चुके। आगे ध्यान से सुनना दोस्तों, फिर से अगले पॉइंट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो पूछेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर जो क्षेत्रफल भारत 2.43% कवर करता है, उसके आधार पर भारत विश्व का कितने नंबर का देश है? तो दोस्तों 7वें नंबर का देश है। तो कैसे? तो ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद USA है, उसके बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है। तो आपको याद रखने में क्यों दिक्कत होगा? इसका भी आप लोग ट्रिक चाहिए क्या? तो दोस्तों हर जगह ट्रिक अप्लाई मत करिए,
तो ध्यान से सुनना, कुछ अपने आप को इंटरलिंक करो। विश्व का सबसे महान इस समय उभरता हुआ कौन सा दिख रहा है? रसिया। देखो अभी क्रीमिया पे अटैक किया, यूक्रेन को पूरी तरह से विनष्ट कर दिया। तो इसको आप लोग याद रखना, इस समय महान कौन है? रसिया। तो रूस पहले नंबर पे आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर चाइना किसी को परेशान करेगा तो आपको ऐसे याद रख लेना है, रूक चीन यूएसए को बुलाता हूँ, रूक चीन यूएसए को बुलाता हूँ। चीन किससे कंट्रोल होगा? यूएसए से कंट्रोल होता है हमेशा, ठीक है ना। तो रूक रसिया, कनाडा, चीन, यूएसए। और नीचे का आप लोग याद रख लीजिएगा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूक चीन यूएसए को बुलाता हूँ, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे आप लोग याद रख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है। विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करती है, जबकि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत 2.43% भूमि को कवर करके रखा है। मुझे लगता है यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे वाले टॉपिक्स की बात करते हैं। ये जो समचतुष्कोणीय देश है इसी पर आज पूरा डिस्कशन होगा, और भारत मानक समय रेखा को भी हम डिस्कस करेंगे। हो गया दोस्तों? ओके, अब देखिए मैं इसको आगे से मैं मिटाता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये समचतुष्कोणीय को मैं एक्सप्लेन करूँगा अलग से, तो अभी आप इसको टेंशन मत लीजिएगा, इसको बने रहने दीजिए। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था कि दोस्तों देखो ध्यान से, अब एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये है दोस्तों मेरा भारत, एक मैं ग्लोब बनाता हूँ, ये ग्लोब है, मान लीजिए दिस इज़ ग्लोब, और इस ग्लोब पर यहाँ पर 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, इक्वेटोरियल लाइन है। यह 0 डिग्री तो आपको अब समझ में आ रहा होगा ना। अगर 0 डिग्री को समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। आपको यह बात तो पता होगा। कैसे यार दोस्तों, हम ज्योग्राफी को जी करके हम पढ़ाते भी हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। ये मान लो विषुवत रेखा है, क्या है ये? दिस इज़ इक्वेटोरियल लाइन, विषुवत रेखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगा, तो मैंने एक दिन समझाया था सूर्य इस पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, साल भर होता है। वो कॉन्सेप्ट को थोड़े समय के लिए भूल जाओ ना, सर ज्योग्राफी इतना टिपिकल कैसे हो रही है, नहीं होगी दोस्तों। ये है कर्क रेखा, क्या है? कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। आपको एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक बिस्तर पे 3 भाई सोया हुआ है, एक बिस्तर है और 3 भाई सोया हुआ है, और एक ही कंबल इतना बड़ा है कि तीनों लोग ओढ़े हुए हैं। ठंडी का दिन है इसलिए कंबल ओढ़े हुए होंगे, ये भी हकीकत है। जब 3 भाई एक बिस्तर पे सोया होगा और तीनों भाई एक ही कंबल को ओढ़ा होगा और ठंडी का दिन है, तो आप समझना थोड़ा सा, देखो ज्योग्राफी कैसे पढ़ी जाती है। अगर यह मान लो पूरा बेड है, इस बेड पर तीनों भाई सोया हुआ है, एक भाई का नाम कर्क रेखा, दूसरे का नाम विषुवत रेखा, तीसरे का नाम मकर रेखा। अगर ये तीनों एक बेड पे अच्छे से सो लिया, इट्स ओके। अब आगे समझते हैं। सर रात में जब मिडनाइट होता है, जब सब लोग गहरी नींद में सो जाता है ना, तो ये किनारे वाले चद्दर खींचने लगते हैं, किनारे वाले चद्दर खींचने लगते हैं। तो ये मेरे को आप ध्यान से बताना कि मज़ा इसमें से कौन लेगा, सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी? इसको, इसको, इसको। सर आपने क्या समझा दिया सर? यही चीज़ समझाना था मेरे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी? विषुवत रेखा को। तो मेरे दोस्तों 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को एक बार ज्योग्राफी वाले भाग से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे हम जब भी आएगा कि सूर्य इस पर साल भर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर किरणें तिरछी पड़ती है इसलिए यहाँ पर ठंडा होता है। तो आपको समझ में आ गया। अगर चद्दर इधर जाएगा अर्थात सूर्य इधर होगा। अब ध्यान से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझ लो मेरे भाई, ध्यान से सुनो। अगर सूर्य इधर लंबवत ना होकर के इधर हो जाए, अर्थात चद्दर ये वाला खींचने लगे अपनी तरफ, तो जब ये वाला चद्दर मकर रेखा वाला अपनी तरफ खींचेगा तो इधर वाला क्या होगा? चद्दर इसके ऊपर से हटने लगेगा, तो इधर क्या लगेगा? ठंडा। लेकिन हमेशा बीच वाला क्या रहेगा? मज़े में रहेगा। इसको हमेशा टेम्परेचर, चाहे चद्दर तुम खींचो चाहे ये खींचे, इसके ऊपर कोई असर
नहीं पड़ेगा। इसीलिए साल भर यहाँ गर्मी का सीजन होता है मेरे भाई। ये हर समय मज़ा मारता है, चाहे सूर्य इधर जाए चाहे सूर्य इधर जाए। अगर कर्क रेखा वाला, अगर ये वाला बंदा अपनी तरफ चद्दर को खींचना शुरू कर दिया तब भी यह मज़ा में रहेगा, क्योंकि उतना ही खींचेगा जितना इसको कवर हो जाए। तो यहाँ तक कवर कर लिया चद्दर को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़े समय के लिए चद्दर इसके ऊपर से हट जाएगा और ये ठंडा महसूस करने लगेगा। इसलिए सूर्य अगर इधर लंबवत हुआ, मतलब कर्क रेखा ने अपनी तरफ चद्दर को खींच लिया, तो इधर वाले को ठंडी महसूस होगी और ऊपर वाले को, इन सबको गर्मी लगेगा क्योंकि चद्दर से पूरा ढक गया। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट को मैं ज्योग्राफी को जीना सिखाऊंगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। तो एक कंबल से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। 3 भाई एक कंबल पे सोया, बीच वाला हमेशा मज़ा में रहेगा और बीच वाला हमेशा गर्मी महसूस करेगा, किनारे वाले को हमेशा ठंडी का एहसास होगा। अगर इसने इधर खींचा, मकर रेखा की तरफ अगर खींचा गया, तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य इधर लंबवत नहीं है इधर। अगर इसको इधर खींच लिया मकर रेखा वाला, तो इसका मतलब क्या है कि इसको गर्मी लगेगी, लेकिन चद्दर इसका खींच गया तो ठंडा इसको लगेगा। तो ये बात समझ में, तीनों भाई में से जिधर चद्दर खींचेगा हमेशा लास्ट वाला, इसी को दिक्कत होगा। अगर ये खींचेगा तो इसको दिक्कत होगा, अगर ये खींचेगा तो इसको दिक्कत होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है ज्योग्राफी का मेन कोर, आपको समझना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी को। अब समझना मेरे दोस्तों, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। ये मान लीजिए ग्लोब है, और इस ग्लोब पर मैंने आपको समझाया था उस दिन कि सर ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री विश्व मानक समय रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बालक को नहीं होना चाहिए। अब ये देखो मेरे दोस्तों, ये है विषुवत रेखा, और मैंने आपको भारत की अवस्थिति मैंने आपको बताई थी कि सर ये है भारत, ये है भारत। आपको याद होगा कि सर हाँ आपने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की तरफ होता है भारत। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट वाला है। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत? अब देख लो इंडिया बन भी गई। अब समझना ध्यान से कि दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भारत का देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। और ये मेरे दोस्तों आपको थोड़ा सा अनुभव में करा दूँ आज, तो ध्यान से सुनिएगा। ये है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इसी का तो विस्तार था। ये क्या है? देशांतरीय विस्तार है ना, इधर से इधर। नोट्स को खोल लीजिएगा एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन का मैं इस्तेमाल करूँगा। 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का अगर मैं इन दोनों का औसत ले लूँ, अर्थात इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है कि जो दोनों के बीच में होगी, तो मेरे दोस्तों वो संख्या होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको यह बात सर ये तो बात पहली बार समझ में आ रही है कि सर भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही सर क्यों होती है? क्योंकि मेरे दोस्त यह दोनों देशांतर के मध्य की अवस्थिति है और यह भारत को दोनों देशांतरों के बीच से गुजरती है। इसीलिए मेरे दोस्तों भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकती। तो अब कोई प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही सर क्यों है? क्योंकि सर यह दोनों देशांतरों के मध्य में अवस्थित है, और दोनों देशांतर के मध्य में अवस्थित होने का मतलब है कि भारत के मध्य से गुजरती है। और यह विश्व की मानक समय रेखा नहीं है, यह भारत की मानक समय रेखा है सर। और यह पहले इलाहाबाद के नैनी से गुजरती थी, लोग ऐसा मानते थे, लेकिन अब ऐसा प्रायः प्रचलन चल गया कि सर यह मिर्ज़ापुर से चलती हुई जाती है। तो हम दोनों देखेंगे दोस्तों, अगर दोनों में आ गया तो हम पहले मिर्ज़ापुर को आज के कॉन्टेक्स्ट में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत ज्योग्राफी में यहाँ तक समझने में हुआ होगा। तो सर भारत की मानक समय रेखा सर आपके अनुसार क्या हो गई? सर मेरे अनुसार मानक समय रेखा क्या हो गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। बोलो मेरे भाई, अभी तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सर ये बात तो सर समझ में आ गई कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ही क्यों है, क्योंकि इन दोनों के मध्य में है। तो इट्स ओके मेरे दोस्त, यही तो समझना था। अब समझिएगा, ये है हमारा 0 डिग्री और ये है हमारा 82.5 डिग्री और ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट और ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट।
तो दोस्तों अगर मैं भारत के बीच में देखूं कि कितनी अक्षांश कितनी देशांतर रेखा गुजरती हैं, तो दोस्तों इसमें से अगर इसको आप घटाएंगे 97 डिग्री 25 में से अगर 68 डिग्री 7 मिनट को अगर मैं घटाता हूँ, तो दोस्तों ध्यान से सुनो, यह क्या आएगा लगभग बोलो, यहाँ पर 9 आएगा और ये 29 डिग्री लगभग 22 मिनट के आसपास जाएगा, कुछ 22 के आसपास नहीं जाएगा, लगभग 15 के आसपास जाएगा। इतना ही तो घट करके होगा ना। अगर इसमें से घटाएंगे तो 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 मिनट तो 29 डिग्री होगा। तो मेरे दोस्तों इसको 29 डिग्री हम न लिख करके अगर मैं इसको अप्रॉक्स में लिखना चाहूँ, अगर इसको मैं लगभग में लिखना चाहूँ सर, तो यह क्या होगा, लगभग में 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है। पश्चिमी से पूरब की तरफ भारत में 30 देशांतर की लाइन मिली कि नहीं मिली आपको? सर ये तो समझ में आ गया ये भी कि यह पूरे देशांतर के मध्य क्या है, 30 डिग्री का अंतर है। इट्स ओके मेरे भाई। अब मुझे लगता है किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक समझने में। अब अगली कड़ी की शुरुआत अब हम करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ध्यान से सुनो दोस्तों। भारत के मध्य 97 डिग्री, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर घटा देंगे तो इसके बीच में देशांतर रेखाओं की संख्या तो पता चली जाएगी ना। तो भारत में कितनी देशांतर रेखाएं हैं सर? 30 देशांतर रेखाएं भारत के पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई हैं। इट्स ओके बोलो मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये बीच वाली मैंने लाइन बताया कि 82.5 डिग्री ही भारत की मानक समय रेखा क्यों है, क्योंकि यह दोनों देशांतरों के मध्य अवस्थित है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे इसी कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा और एलेबरेट करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, यह पूरा ग्लोब एक क्या है बताओ मेरे को? यह पूरा ग्लोब एक क्या है? वृत्त की तरह है। और वृत्त अर्थात इसका पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाती है सर? 24 घंटा में तो लगाती है, ये तो हमको पता है। तो 24 घंटा में कितनी डिग्री घूमती है सर? 360 डिग्री घूमती है। कौन? पृथ्वी इसको 360 डिग्री 24 घंटे में कंप्लीट करती है कि नहीं करती है? हाँ सर, इतना तो पता हो गया। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों कि 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमती होगी, तो 360 बटा में 24 कर देंगे क्या? बोले यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अर्थात 1 घंटा में पृथ्वी 24 से कम 24 और 24 पाँचे 120। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पृथ्वी 1 घंटा में सर 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। अगर 24 घंटा में पृथ्वी इस पूरे वृत्त को कवर करती है, तो सर 1 घंटा में पृथ्वी तो सिर्फ 15 डिग्री तक ही घूम पाती है। तो सर और मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करूं, 1 घंटा देखो दोस्तों, यहाँ 15 डिग्री बराबर 1 घंटा में कितना मिनट सर? 60 मिनट। तो 1 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमती है? तो 60 बटा में 15 कर दें बराबर 4 मिनट। अब मुझे लगता है किसी भी मेरे भाई को यहाँ तक मैथमेटिकल ऑपरेशन समझने में तो दिक्कत नहीं आया होगा। 24 घंटा में पृथ्वी इस पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है। इट्स ओके, कोई भी दिक्कत मेरे भाई को नहीं हुआ होगा। तो पृथ्वी 1 घंटा में 360 में से 24 का डिवीजन दे देंगे आप, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी। और अगर मुझे 15 डिग्री में 60 मिनट घूम रही है, तो सर 1 डिग्री में कितना मिनट घूमेगी सर? 4 मिनट घूमेगी। तो अब ध्यान से, इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे भाई। तो इसी बात को थोड़ा और हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी 1 डिग्री में सर 4 मिनट घूमती है। तो अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये है हमारा इंडिया। क्या है? इंडिया है। आपको तो इंडिया थोड़ा सा मैप थोड़ा सा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन इसका कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है। अब समझना, जैसे मान लो मैंने इसको झटके से बना दिया, ये हमारा भारत है और भारत के यह पूरे देशांतर, ये इन दोनों के बीच में कितनी देशांतर घूमती हैं सर? सर इसके बीच में 30 देशांतर लाइन है। अभी मैंने आपको समझाया कैसे है सर। ये 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट है। इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर इन दोनों को घटा दें तो लगभग 29 डिग्री कुछ मिनट के आसपास आएगा। तो इसको हम कितना मान लेते हैं सर? 30 डिग्री देशांतर तो मान ही सकते हैं। तो पृथ्वी 1 डिग्री में कितना घूमती है सर? 4 मिनट। तो सर 30 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमेगी? तो 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। अब ध्यान से सुनना मेरे
भाई अगर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है तो सर अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात का गौर माता है, पश्चिमी इसका सेंटर। तो ध्यान से सुनना, गौर माता और अरुणाचल और गुजरात के बीच में अर्थात भारत के पूर्वी और पश्चिम के बीच में कितने घंटे का अंतर आ रहा है सर? 2 घंटे का अंतर आ रहा है सर। अर्थात अब मेरी बात समझना, सूर्य उदय कहाँ होता है? सबसे पहले इधर होता है सर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। और जब पृथ्वी, देखो ध्यान से, पृथ्वी हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे पृथ्वी हमारी रोटेट करती रहती है। इसलिए ध्यान से अब एक बात को समझ जाइएगा, ऐसे मैं आपको समझा दूं कि दोस्तों ध्यान से मान लो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इधर जाने पर हमेशा प्लस होता है और 0 डिग्री के हमेशा इधर आने पर माइनस होता है। आपको यह बात तो समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री के सर इधर आपने बता दिया कि प्लस होता है और 0 डिग्री के इधर माइनस होता है, उसका सेंस क्या है? अब इस बात को समझाते हैं। देखो दोस्तों, ये भारत 0 डिग्री के इधर है, बोलो तो इसमें समय क्या होगा? आगे होगा। और इसमें भी अगर पश्चिम और पूरब ले लो तो ये पूरब की तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है, तो 2 घंटा समय आगे किसका होगा? हमेशा अरुणाचल प्रदेश का दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये मत कहिएगा कि यहाँ 7 बजेगा तो यहाँ 9 बजेगा, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ सूर्य भी रोटेट करता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना होगा मेरे दोस्तों कि भारत के पश्चिम और पूर्वी के बीच में कितने घंटे का अंतर आएगा? 2 घंटे का अंतर स्पष्ट होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आते हैं इन्हीं बिंदुओं को अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा 0 डिग्री है, इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ये हमारा 0 डिग्री है और सर ये हमारा देशांतर रेखा का 0 डिग्री है, विश्व मानक समय रेखा 0 डिग्री है। अब यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये है हमारा भारत और मैंने बोला कि ये है सर भारत की मानक समय रेखा, और भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी। यह क्या है? भारत की मानक समय रेखा अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है। और ये क्या है दोस्तों? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT है, ठीक है। यह विश्व मानक समय रेखा है और भारत की मानक समय रेखा है। अब मेरे को बताओ दोस्तों, यह 0 डिग्री और 82 डिग्री के बीच में कितने का गैप आ रहा है? सर 82.5 डिग्री का गैप। पृथ्वी 1 डिग्री, ध्यान से सुनना, 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, तो सर 82.5 डिग्री में पृथ्वी कितना घूमेगी? तो 82.5 गुणे 4 कर दे क्या, तो कितना आएगा सर? 330 आएगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि 82.5 डिग्री का अंतर है भारत की मानक समय रेखा और विश्व की मानक समय रेखा में। कितने का अंतर है सर? 82.5 डिग्री का अंतर है। पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, तो सर 82.5 डिग्री के अंतर में सर कितना घूम जाएगी? तो 330 मिनट। 330 मिनट सही है क्या? अब इसको थोड़ा हम घंटा मिनट में बदल लें, इसको हम 60 से डिवीज़न कर दें, तो सर 60 × 5 = 30, 5.5 घंटा। घंटा में बदल लिया इसको, तो 5.5 घंटा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये विश्व की मानक समय रेखा है और ये भारत की मानक समय रेखा है। विश्व की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है? सर 5.5 घंटे का अंतर होगा। सर आज समझ में आया कि विश्व की मानक समय रेखा अर्थात GMT और भारत की मानक समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है? सर 5.5 घंटे का अंतर है। अर्थात भारत वाला हमेशा 5.5 घंटा ईस्ट में है ना दोस्तों, आगे होगा। ईस्ट वाला हमेशा आगे होगा, वेस्ट वाला हमेशा पीछे होगा। 0 डिग्री के इधर वाला हमेशा पीछे रहेगा, इधर वाला हमेशा आगे रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी तक इस बात को समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब इस टॉपिक को हम कंसाइज करते हैं और पूरे टॉपिक को एक जगह हम रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब अच्छे से समझिएगा पूरे टॉपिक्स को। इतनी बात को तो मैंने समझा दिया आपको, अब ध्यान से इसको समझ लेंगे। तो देखो दोस्तों,
टॉपिक है हमारा मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैंने अभी तक ये समझाया आपको। अब ध्यान से सुनिएगा। चूँकि आप लोग लिखते होंगे, चूँकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है सर, तो सर 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? तो 360 डिवाइडेड बाई 24, और जब इसको डिवीजन देंगे तो सर तो यह कितना होगा? 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटा में पृथ्वी 15 घंटा घूमेगी। चूँकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ये तो आपको अवश्य पता होगा मेरे भाई। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 घंटा की जगह हम 60 मिनट रख दें तो सर 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 60/15 बराबर 4 मिनट। अर्थात सर यह पता चला कि पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है। अतः स्पष्ट है कि अब क्या लिखेंगे? इस बात को इतना आप लोग उतार लीजिए। अब आगे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। मिटाऊँ इसको? तो अब ध्यान से सुनिएगा। विश्व की मानक समय रेखा ये है, भारत की मानक समय रेखा यह है। अतः अब ध्यान से सुनना, इस फिगर को आप यहाँ ड्रॉ करिए और ऐसे लिखिए, यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ लिखिए भारत। यहाँ पर समझिए, यहाँ लिख लीजिए ऐसे भारत, और भारत की मानक समय रेखा यहाँ दिखा लीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हो गया? अर्थात 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में कितने का अंतर है सर? 82.5 डिग्री का अंतर है। यहाँ क्या लिखेंगे? विश्व मानक समय रेखा, विश्व मानक समय रेखा क्या है दोस्तों? 0 डिग्री तथा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच कितने का अंतर है सर? 82.5 डिग्री का अंतर है। ये तो आपको बात समझ में आ गई। अगर डिग्री में देखो, कई बार प्रश्न क्या पूछता है, हम लोग घंटा में रट के जाते हैं कि 5.5 घंटे का अंतर है, लेकिन कई बार डिग्री में अगर अंतर प्रश्न अगर पूछ दिया तो आपको समझ में आया ना दोस्तों। ये विश्व मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, तो इसके बीच में कितने का अंतर है? इसमें से घटा दीजिए, 82.5 डिग्री का अंतर है। अगर इस प्रश्न को घंटे में अगर निकलवा दे तो 82.5 और पृथ्वी 1 डिग्री में 4 मिनट घूमती है, तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट का अंतर होगा? 5 घंटा, अर्थात 5.5 घंटे का अंतर होगा। 5.5 आवर्स मतलब 5.5 घंटा। इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 5.5 घंटे का अंतर होता है। मुझे लगता है किसी भी मेरे बहन भाई को कोई भी दिक्कत इस टॉपिक को अभी तक समझने में नहीं आया होगा। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैंने लिखा ये तो विश्व मानक समय रेखा है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है भारत और ये है भारत का पूर्वी हिस्सा और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक। अतः अब एक और पॉइंट को आप बनाइए और इसको मैं मिटाता हूँ। आप लोग देखिए दोस्तों, नोट्स ऐसे बनाना चाहिए कि ताकि आप खुद समझ लें। ठीक है। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी पश्चिमी मतलब भारत का, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी के मध्य कितनी देशांतर रेखा है? 30 डिग्री देशांतर रेखा है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि प्रश्न अब वो 2 घंटे का अंतर से थोड़ा सा डेप्थ लेके जाएगा, तो 30 डिग्री का अंतर है। तो सर अतः स्पष्ट है कि 30 × 4 बराबर 120 मिनट और 120 मिनट बराबर 2 घंटा, अर्थात पूर्व और पश्चिम के मध्य 2 घंटे का
अंतर है। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर एक मोटा सा ऐसे मैप खींच लीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। और 2 घंटे का अंतर मतलब कहाँ अधिक होगा कहाँ ज़्यादा? सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ होगा? क्योंकि इधर वाला पॉजिटिव होता है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है, तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ चलेगी तो जिधर चलेगी उधर हमेशा अधिक और जिधर से चलेगी उधर हमेशा कमी महसूस होगा। यहाँ से अगर ये उठ करके इधर चली गई तो इस प्रदेश में गई, इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए अगर ये 0 डिग्री है, इसलिए अगर इधर जाएगी ईस्ट की तरफ जाएगी, ईस्ट की तरफ तो हमेशा प्लस में आएगी, और जहाँ से उठ के चली गई वहाँ हमेशा नेगेटिव आएगा। इसलिए यहाँ इधर हमेशा कमी होगा, उधर हमेशा अधिक होगा। तो भारत और इसके बीच में अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? बोलो, के मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। इसलिए सूर्य उदय पहले कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत ये बात समझने में आई। विश्व मानक समय रेखा से भारत की मानक समय रेखा के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, प्रश्न अगर ये पूछ दिया तो फंस जाएंगे। इसलिए हमने फंसने लायक आपको नहीं छोड़ा है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो तहलका मचा के तो आ ही जाएंगे, क्योंकि किसी भी टाइप का विश्व मानक समय रेखा 0 डिग्री तथा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का, क्योंकि भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री ही है। तो अतः विश्व मानक समय रेखा और इसके मध्य 82.5 डिग्री का अंतर है, तथा अगर घंटा में पूछेगा तब कितने का अंतर है मेरे दोस्तों? 5.5 घंटे का अंतर है। अर्थात भारत की मानक समय रेखा हमेशा आगे की तरफ जाएगी और वो हमेशा पीछे की तरफ होगी, और इन दोनों के मध्य अगर देखा जाए तो सर 5.5 घंटे का अंतर होगा। 0 डिग्री पर कोई बालक है और कोई बालक 82.5 डिग्री पर बालक है, तो इन दोनों के मध्य 5-5.5 घंटे का अंतर अस्पष्ट होगा। अब मेरे को बात ध्यान से सुनना। प्रश्न अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो आप लोग घूम जाएंगे ना, लेकिन घूमना नहीं है। इतना आपको हो गया समझ में। हम थोड़ा टॉपिक्स को डेप्थ में लेके जा रहे हैं, तो आप लोग इससे घबराइएगा मत। अब ध्यान से अच्छे से स्पष्टता के साथ समझिएगा। थोड़ा सा डेप्थ लेके जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। फिर से देखिए, ग्लोब है। अब लास्ट बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और लास्ट बार एक्सप्लेन में कुछ अलग पॉइंट है। ये नहीं कि आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत बड़ा चीज़ आप लोग छोड़ देंगे। ये हमारा 0 डिग्री और ये हमारा दोस्तों भारत, ये हमारा भारत। आपको पता है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है हमारा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी। यह भारत की मानक समय रेखा है। अभी तक हमने विश्व की मानक समय रेखा और भारत की मानक समय रेखा के बीच में कितने घंटे का अंतर मैंने पाया मेरे दोस्तों? अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो सर 5.5 घंटे का हमने अंतर स्पष्ट कर लिया है। बात समझ में आ गई क्या? तो बचा प्रश्न यह कि अगर प्रश्न आपसे पूछा कि ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न किसी भी तरह से अंतर में पूछ सकता है। कई बार मानक समय रेखा से तुलना न करा करके इससे तुलना करा देगा कि भारत के पश्चिमी देशांतर तथा विश्व मानक समय रेखा में कितने घंटे का अंतर है। तो आपको क्या करना होगा? 68 डिग्री 7 मिनट में लगभग 68 या 69 डिग्री मान लीजिएगा इसको, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको घंटा में चेंज कर दीजिएगा, आंसर तो निकल जाएगा ना। अगर कभी प्रश्न पूछ दिया कि विश्व मानक समय रेखा तथा भारत का पूर्वी देशांतर के मध्य कितने घंटे का अंतर है, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा। आपको किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रश्न कितने टाइप से बनेंगे। आइए दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कैसे गुजरती है, इन तथ्यों को एक बार स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, ये हमारा, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा।
इसलिए अच्छे से आप लोग टॉपिक्स को बस पकड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर टॉपिक आप स्किप करने के चक्कर में आप बहुत बड़ा अपना लॉस कर लेंगे, इसलिए दिक्कत आपको हो ही जाएगी। ये मान लीजिए हमारा भारत है। अब ध्यान से सुनिए, भारत, मैंने बोला कि भारत की मानक समय रेखा क्या है सर, 82.5 डिग्री। आपने तो बताया 82.5 डिग्री सर कहाँ से गुजरती है, तो इसको समझना होगा ना थोड़ा सा। तो ध्यान से सुनो दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश, समझ में आया। यूपी के नीचे क्या है, एमपी है। इतनी तो बात समझ में आपको आ ही रही होगी ना। यूपी के नीचे एमपी है, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ रही है, या बिल्कुल ही आप लोग स्किप करने के मूड में है कि नहीं सर दिक्कत हो रहा है। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ समझ में आ रहा है ना। छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे जाएंगे उड़ीसा है, और उड़ीसा के जस्ट नीचे जाएंगे सर आंध्रा है। तो आपको लग गया कि सर 5 राज्यों से तो गुजर रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बोला यूपी, ये मैंने बोला एमपी, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप समझना, यूपी एमपी सर, छत्तीसगढ़ आपने बोला, इसके बाद मैंने बोला सर उड़ीसा, इसके बाद मैंने बोला सर आंध्र प्रदेश, एपी। अब ध्यान से सुनना, यहीं से दोस्तों भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और ध्यान से सुनना, और कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काट रही हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कर्क और मकर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है सर, 5 राज्यों से गुजरती है सर, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। विश्व की मानक समय रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, हम घंटा नहीं पूछ रहे हैं सर, आपने बताया 82.5 डिग्री का अंतर है। अगर घंटा में पूछ दिया सर तो 5.5 घंटे का अंतर है सर। अगर मैं आपसे सर प्रश्न पूछूं कि भारत के मध्य कितनी देशांतर लाइन गुजरती हैं सर, 30 डिग्री, तो 1 डिग्री में पृथ्वी कितना मिनट घूमती है सर, 4 मिनट घूमती है। तो पूर्वी और पश्चिम के मध्य कितने घंटे का अंतर होगा सर, 30 × 4 120 मिनट बराबर 2 घंटे का अंतर होता है। मुझे लगता है ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार बैक रिकॉल करते हैं, आप लोग बताइएगा भारत किस एशिया महाद्वीप में अवस्थित है सर, दक्षिण एशिया में अवस्थित है। ओके, दक्षिण एशिया का कौन सा संगठन है सर, सार्क, आपने बताया। बात समझ में तो आ चुकी होगी। तो इसी तरफ से आप लोग पूरा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और मुझे लगता है कि भारत का सामान्य परिचय के साथ साथ भारत की मानक समय रेखा आपको समझ में आ चुकी होगी। अगले टॉपिक के साथ हम बात करेंगे भारत के तटीय राज्य एवं भारत का विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, अर्थात उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई कितनी है। तो सर मैंने बता दिया, सर आप बता दीजिए। अरे बता दूंगा भाई, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और इधर की तरफ इधर से लेके जाएंगे तो 2933 किलोमीटर है। तो ये सारे टॉपिक्स हम अगले लेक्चर के तहत कंप्लीट करते हुए दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे तटीय राज्यों के बाद हिमालय, और हिमालय से स्टार्ट करेंगे भारत का। बेसिक्स चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी और उस समय अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, लेकिन ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। समझ में आया? तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतने देर तक मेरे को सुना। और दोस्तों जो दोस्त बिल्कुल नए होंगे, अगर इस पहली बार इस वीडियो में आए होंगे, तो उनको भी मैंने कोशिश किया कि वो समझ जाए। अगर समझने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो बैक लेक्चर को एक बार देखें, और देखने के बाद इससे आप नोट्स प्रिपेयर करें अपनी। और देखो मैं बार बार कितनी बार रिवीजन कराया, आपको रट जाएगा। मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है सर? सर 5 राज्यों से तो आपने बताया। कौन कौन? यूपी के बाद, यूपी के मिर्ज़ापुर से निकलती है, और यूपी के नीचे आप लोग देखे हैं मिर्ज़ापुर के आगे जाइए एमपी टच करता है, तो एमपी में एंट्री कर जाएगी। एमपी के बाद सर कहाँ? सर उधर छत्तीसगढ़ भी तो घेरा हुआ है, सोनभद्र और छत्तीसगढ़ सोनभद्र क्या है? छत्तीसगढ़ से भी गिरा है, झारखंड से भी गिरा है, एमपी से भी गिरा है, बिहार से भी गिरा है। तो ऐसा स्टेट है जो हर जगह से कवरेज है। तो सर उसी के पास में तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के जैसे ही नीचे जाएंगे उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे जाके जाएंगे सर आंध्रा है। बस 5 स्टेट से पास होती है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अर्थात भारत की मानक समय रेखा। 5 लाइन। अगर मैं पूछूं कि कर्क रेखा सर पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम लगाओ मेरे भाई,
सर गुजरात आपने बताया था, राजस्थान बताया था, फिर मध्य प्रदेश बताया था, फिर छत्तीसगढ़ बताया था, फिर झारखंड बताया था, फिर बंगाल बताया था, फिर त्रिपुरा बताया था, फिर मिजोरम बताया था। सर आपने पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम लगवाया। इसी तरफ आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया कि पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम लगाओ, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, गर्म चीज़ बदतमीज़, यह पूरा क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम है, उसी को उलट दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। कोई भी दिक्कत इतने में नहीं हुआ बेसिक्स में आपको, तो मुझे लगता है आपको छोड़ देना चाहिए। आपकी क्लास ओवर हो रही होगी, बहुत लॉन्ग हो गया लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन लॉन्ग हो जाए मेरे दोस्तों, लेकिन आपको टॉपिक्स जो पढ़ो उसको एकदम समझ लो, ठीक है। विषुवत रेखा पर गर्मी क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश किया। इसलिए दोस्तों अभी मैं, आप लोग अगर बिल्कुल नए होंगे, भूगोल की ही क्लास में अभी तक जुड़े होंगे, तो दोस्तों इतिहास के लगभग 10 से 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं आधुनिक भारत के। हिंदी व्याकरण भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिन में आपके साथ मैं बायोलॉजी के साथ भी उपस्थित होऊंगा। तो आपको मैं इतना वादा ज़रूर कर रहा हूँ और दावा भी कर रहा हूँ कि पूरे किसी भी आप कोर्सेस को परचेज किए हों या नहीं किए हों या करने वाले हों, एक बार इस नोट्स को आप लोग अवश्य देखिएगा और किसी भी बेहतरीन संस्थान से आप इस पर मैच कर लीजिएगा। आपको 20 ही मिलेगी मेरी नोट्स और एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, ताकि आप एग्ज़ाम में रटे मत। इतना आपको मैंने समझाने की कोशिश अवश्य यहाँ पर करता हूँ। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ चुका है। तो धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना दिया। और दोस्तों बिल्कुल जो नए विद्यार्थी होंगे, जो पहली बार इस क्लासेस में आप लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन योर लाइफ। ओके।